गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग चल रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री, और ये हमारी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। जो भी बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं इसको सुनिए और अपने कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। जहाँ भी नीड होगी वहाँ पे हम लोग हाईलाइट करेंगे, और जो हाईलाइट करेंगे उसको आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि जब एग्ज़ाम देने जाएं आप रिवीज़न करें। हमारे पास अभी समय है तो कोशिश करें कि डेली आप एटलीस्ट 1.5 आवर अपनी स्टडी के लिए निकालें, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो सफिशेंट है। बहुत इजी पेपर आता है, हार्ड नहीं आता है। बस ये है कि हमको ध्यान से चीज़ों को पढ़ना और समझना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा लास्ट चैप्टर हिस्ट्री क्लास 7 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, ठीक है। तो पहले शुरुआत हो रही है बच्चों यहाँ मानचित्र से। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप मतलब भारत, ठीक है, में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह बदली, क्योंकि मुगल साम्राज्य ने पूरे भारत पे अपना अधिकार कर रखा था। लेकिन जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया तो कई नए राज्य अस्तित्व में आए, ठीक है। आप ये भी देखेंगे कि 1765 तक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। आगे क्लास 8 की हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। ये मानचित्र हमें ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलना शुरू हुई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध कह सकते हैं मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और अगर मैप की ज़रूरत होगी तो हम लोग मैप भी देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। परवर्ती मुगल किसको कहा गया है? यहाँ पे लिखा है, देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे उन्हें क्या कहा जाता है? परवर्ती मुगल, ठीक है। परवर्ती मुगल किन्हें कहा जाता है? देख लीजिए फिर से। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे उन्हें परवर्ती मुगल कहा जाता है। तो उनके लिए भी संकट आ गया था, क्योंकि बाहर से आ गए थे हमारे देश में, एक तो ब्रिटिश, और आगे पढ़ेंगे और कौन आया था, ठीक है। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंच चुका था। ये हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ लिया था। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उनके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया, ठीक है। खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया इन्होंने। ये हो सकता है कि असेशन या रीज़न में आ जाए, ठीक है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदार के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था, क्योंकि जब मनसबदार बनाए गए तो उन्हें कई ज़मीनें दी गई, सब कुछ दी गई, और धीरे धीरे वो उनकी शक्तियाँ बढ़ती चली गई। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यों पर नियंत्रण रखते थे। अभिजात मतलब जो अच्छी वेल टू डू फैमिली के होते थे वो लोग। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों में उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई।
जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व में की मात्रा में कमी आती चली गई। यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो हमेशा से रहा है ना। जब उनको बना दिया गया सूबेदार और जब उनसे बोला गया था कि आपको टैक्स लेना है, तो टैक्स तो वो कर रहे थे, ठीक है, या और अपना दबदबा भी कर रहे थे, लेकिन राजधानी मतलब जहाँ पे उनका जो महल वगैरह था वहाँ तक राजस्व की मात्रा कमी आती गई, यानी कि कर में कमी आती गई, वो अपने पास ही रखते थे सारा। उत्तरी और पश्चिमी भारत में अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्या को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध भी किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके क्योंकि वो कमजोर पड़ गए थे, ठीक है, इसलिए रोक ना सके वो। अब भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। हालांकि इसमें से कुछ आता तो नहीं है, फिर भी कुछ कह नहीं सकते। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस प्रकार किया है कि जो राजकोष था वो खाली खाली क्यों हो गया था। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमाश्त एक तरह से किसानों की हाथ की कठपुतली बने रहते थे, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता था। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका था कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते थे जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं, घुड़सवारों को जो उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो उनको पैसा कहाँ से देंगे। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान का शासक नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। हालांकि उसने कहा कि मैं आक्रमण की स्थिति कंडीशन से नहीं आया हूँ, मैं तो अपने जो सैनिक है उनको ढूंढता हुआ यहाँ पे आ गया। और उसने क्या किया? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह, ठीक है, पहले कौन आया? ईरान से आए नादिर शाह और अफगान से आए अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा, मतलब हमारे इन पे आक्रमण होते रहे। उसने तो 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूट मचाई। तो वो नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का था, ध्यान रखिएगा। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, इसको जल्दी से हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है, कि नादिर शाह क्या क्या लेके चला गया। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया उसका वर्णन इस तरह से किया है। तो क्या क्या लूटा गया था देख लीजिए। उसमें 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, ये उस समय की कीमत है, ठीक है, और अभी तो पता नहीं कितना होगा। लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया। कौन ले गया? नादिर शाह।
जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि उन्हें कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे कि तख्ते ताऊ यानी कि मयूर सिंहासन। ठीक है, तख्ते ताऊ यानी कि मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण का प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी अब उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों में उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे हैं। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी अब वे भी बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे के ढेर में बदल गया। जो शाहजहानाबाद उन लोगों ने बसाया था मुगल कालीन में, वह मलबे के ढेर में बदल गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी की सारी दुनिया तबाह कर डाली। तो ये थे नादिर शाह। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूह ने पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता से उसे और भी कमजोर बना दिया। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बंट गए, ईरानी और तुरानी। ये थे कहाँ के? तुर्क के। अभिजात दो बड़े गुटों में बंट गए, ईरानी और तुरानी। तुर्क के मूल थे ये। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बनी रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। दो अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 और आलम शाह द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मतलब जिनको उन्होंने पनाह दी उन्होंने उनको अंधा कर दिया। अब है नए राज्यों का उदय। धीरे धीरे मुगल का क्या हो गया? पतन हो गया और उसकी जगह नए राज्य आ गए। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूह में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन से थे? अवध, बंगाल व हैदराबाद। अब ये इन्होंने बना लिया, अब इन पे आ जाएंगे अंग्रेजों का। ठीक है, अब इनके ऊपर अंग्रेज हावी होंगे, जो हम लोग अभी क्लास 8 में पढ़ेंगे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगल के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे तथा तीसरी श्रेणी में मराठा, सिक्कों, जाटों के राज्य के अंतर्गत आते थे। इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, ये जो 3 समूह हैं इसको देखना है आपको। पहला क्या है? अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और फिर एक हद तक स्वतंत्र थे, जिन्हें मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर संबंध नहीं तोड़े। ठीक है, दूसरा क्या था? ऐसे राज्य जो मुगल के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरा क्या था? तीसरी श्रेणी में मराठा, सिक्कों, जाटों के राज्य आते थे। ये विभिन्न आकार के थे और इन्हें कड़े और लंबे सशक्त संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ली गई थी। ठीक है, अब है पुराने मुगल प्रांत। ये इसको नोट कर लीजिएगा आप। आ सकता है या तो रिजर्व सेशन में आ सकता है या फिर इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आ सकता है। अब है हमारा पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांत कौन कौन थे देख लेते हैं। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, ये 3 नए राज्य बने। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक
सादत खान अवध के बने, ठीक है। मुर्शीद कुली खान बंगाल के, जिन्होंने अंग्रेज़ों को बोला कि भाई यहाँ से चले जाओ, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। और है आसफ शाह हैदराबाद। ये 3 थे, तीनों ने अपना अलग अलग अब एक राज्य बना लिया, जिनका मुग़ल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुग़ल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहां और मुर्शीद अली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला था, ठीक है, जबकि सादत खान को जात का दर्जा 6,000 मिला था। ये जो जात होती है ना, इसमें इन लोगों को कुछ दिया जाता है, ठीक है, गांव दिए जाते हैं कि कुछ इलाका दिया जाता है, वही जात है ये। अभी उसको डीपली समझा देंगे आपको बाद में। अब है हैदराबाद, ठीक है। निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां 1724 से लेके 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? निज़ाम उल मुल्क आसफ शाह ने इसकी स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से लेकर 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय शासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया, ठीक है। मौके का फायदा इन्होंने उठा लिया। आसफ शाह अपने लिए कुशल सैनिक और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया करता था और दक्षिण में नए अवसर पाकर वे प्रसन्न थे, ठीक है। जो उनके सैनिक थे वो खुश थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चला सकता था। न तो वो दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। स्वतंत्र राज्य था उसका, ठीक है। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हाँ भाई, जो लिया है वो ठीक है, जो इसने डिसीजन लिया ठीक है। हैदराबाद राज्य पश्चिम की और मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र स्वतंत्र तेलुगु सेना नायक के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। यानी इनके साथ हमेशा युद्ध इनका चलता रहता था, तेलुगु लोगों के साथ में और मराठों के साथ में। पूर्व दिशा में निज़ाम उल मुल्क आसफ शाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्र उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर इसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र की ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई, ठीक है। ये कोरोमंडल में ये करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे कौन आ गए? ब्रिटिश आ गए थे, तो ये वहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाए। निज़ाम की फौज, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग अवध, ठीक है। अवध, बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें वह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। अवध वही है जो अयोध्या है ना, ठीक है। और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर जाता था। अवध को ही अयोध्या ही बोलते हैं। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों की एकमात्र कर्ता धर्ता बन गए।
बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जिनको जागीरदार कहते थे, ठीक है, अधिकारियों को क्या कहते थे, जागीरदार, की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती कर दी और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों की नियुक्ति कर दी। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों के रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि को अपने राज्य में मिला लिया। देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा से ही रहा है ना। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। अभी इजारेदार कौन है, इसका भी देख लीजिए। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे, ठीक है, मतलब ऊंची बोली लाने को इजारेदार को देते थे। अब इसमें भी हो सकता है कि भाई हम आपको इतना इतना दे देंगे, जो भी टैक्स होगा, तो इनकी भी बोली लगती थी। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्रित करने की खासी छूट दी गई थी। आई थिंक मुझे लग रहा है ये बोली में ये लगा देते होंगे कि हम आपको इतना इतना जो भी है पैसा दे देंगे, और फिर उसके बाद ये जो थे ये फ्री रहते थे कि जिनका जितना मन हो वो उतनी बोली है जो लगा ले, ठीक है, इसलिए इनको छूट दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को प्रभावित करने लगे, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था ऐसा पहले, किसी को ऐसी छूट नहीं दी गई थी, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने अपना काम किसी दूसरे को सौंप दिया, ठीक है। अब है बंगाल में कौन थे, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नए नायाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार नियुक्त किए गए थे। नायाब मतलब प्रांत के सूबेदार। यद्यपि मुर्शिद अली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जबरदस्ती राजस्व कर लिया जा रहा है। जो लोग राजस्व भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासन, जिनका शासन था 1740 से लेकर 1756 में, बंगाल में स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासन काल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्ध हो गया। ठीक है, अभी देखिए बीच बीच में से ये आ सकता है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी, तो आप देख लीजिएगा। नाम याद रख लेंगे तो कुछ तो याद आएगा ना। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें इनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। प्रथम, यद्यपि वे बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें अधिकार में मिले थे। विशेषतः वह जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर को
दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर रहकर तीनों राज्यों ने क्या किया, ठीक है, ये अधिकारियों पर निर्भर नहीं थे। इन्होंने क्या किया, ये 3 राज्यों हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राज्य वसूली के लिए इजारेदारों के ठेके लिए। इजारेदारों, ये शब्द को नोट करिए, इजारेदारों। एक मिनट। चलिए, किसको नियुक्त किया गया था, इजारेदारों को नियुक्त किया गया था। इनका क्या काम था, इनका काम था टैक्स लेना, ठीक है, जनता से, और इन लोगों को देना। इजारेदारों, इजारेदारी की प्रथा जो मुगल द्वारा पूर्ण तरह नापसंद की गई थी, ठीक है। मुगल लोगों ने तो क्या किया, इसको नापसंद कर दिया, लेकिन जो ये लोग थे जिन्होंने अवध, बंगाल और जहाँ पे एकाधिकार था इनका, तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो वसूल नहीं सकते हैं, तो क्या करना है, तो इन्होंने दूसरे को दे दिया ठेके में कि भाई आप करो, तो आप हमको दे दो, ठीक है। तो इसको कहते थे इजारेदारी, है ना, बोली लगा देना। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में ये फैल गई। यद्यपि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण ये था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों और वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे, ठीक है, गिरवी समझ लो आप लोग। उनकी जातों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ी, ठीक है, गिरवी रखना, पैसा देना, इस तरह से। पहले ये रेड वाला पढ़ ले थोड़ा सा, इसमें क्या है देख लेते हैं। राजपूतों के वतन जागीरी, ठीक है, इनकी भी वतन जागीरी पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले रेड वाला पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। कई राजपूत शासकों ने मुगल का अधिराजत्व स्वीकार किया, यानी कि अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है भाई, आखिर वैसे गुलाम बना के तो नहीं रखते थे, लेकिन हाँ एक तरह से उनके अधीन ही थे। लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। मतलब मेवाड़ ऐसा था कि उन्होंने कहा कि हम आपके अधीन नहीं रहेंगे। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर और मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वह अपने निर्णय पर दृढ़ रहे, ठीक है। कई लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कहा मैं मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, ठीक है। अब हम आते हैं राजपूत की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर, जिसको हम लोग आमेर कहते हैं जयपुर का, और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, किसको किसकी मिल गई सूबेदारी, मतलब देख रेख करने का काम इनको मिल गया। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के पदों का नवीनीकरण किया। उन्हें अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की।
जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया। नागौर एक जिला है अभी, और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर मतलब जिसको आमेर ठीक कहते ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों को अपने कब्जों में कर लिया। राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। ठीक है, जयपुर किसके द्वारा बसाया गया? सवाई राजा जय सिंह के द्वारा। और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। अब एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग कि ये क्या है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटी पर किले बनवाए, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन्हें भव्य रचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावड़ी जैसे जल निकाय थे, यानी कि ये देखिए। ठीक है, ये कहाँ का? चित्तौड़ का। अब आते हैं हम जयपुर के राजा जय सिंह। ये जयपुर का जंतर मंतर, जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसको वैधशाला बोलते हैं। और इन्होंने कहाँ बनवाई थी? जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। चलिए आ जाते हैं, एक बार रेड देख लेते हैं। 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ये जो दिख रहा है, ये आमेर का किला है। ठीक है, ये किला है आमेर का, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और इन्होंने जो जंतर मंतर बनवाया था, वो 5 जगह बनवाया था। ये भी आप देख सकते हैं। अब आ गए हमारा सिख। ठीक है, चलिए अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसके पूर्व राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये डिस्टर्ब कर रहा है। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया कि उनका शासन ही सब कुछ है। सतलुज और यमुना नदियों के बीच क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। ये एक क्या बोलते हैं, दल था, इसको दल समझ लीजिए। ठीक है, इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिला करते थे। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लेते थे, जिन्हें गुरुमुत्ता यानी कि गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। कहाँ मिलते थे वो लोग? अमृतसर में। कब मिलते थे? बैसाखी और दिवाली पे। बैसाखी इनका हार्वेस्ट वाला फेस्टिवल है वो। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। राखी व्यवस्था क्या है देख लीजिए, जिसके अंतर्गत किसानों के, इसको नोट करिए बेटा, नहीं पता क्योंकि हो सकता है आ जाए, है ना। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके, अब राखी व्यवस्था क्या होती है इसको देखिए।
जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है, ये राखी व्यवस्था है इनकी, है ना, कि किसान से 20% कर लेना और बदले में उन्हें संरक्षण प्राप्त देना, उनकी सिक्योरिटी करनी है। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्कागढ़ का सार्वभौम शासन की घोषणा की और यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में पाए गए थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें एक शासक महाराणा रंजीत सिंह के विभिन्न सिख समूह में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब हम चलेंगे मराठा। ठीक, पहले ये जो रेड है इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। इसमें क्या है, अगर इसमें कुछ लगेगा हमको नोट करना है तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई। शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। उनके पिता कौन थे? शाहजी, और माता कौन थे? जीजाबाई। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बनाया। वे अपने विरोधियों के लिए गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे। गोरिल्ला युद्ध यानी कि छुपकर वार करते थे। चौथ और सरदेशी मुखी पर आधारित राजस्व संग्रहालय प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। ठीक है, अब चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग मराठा के बारे में। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से लेकर 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से, बेटा इसको है ना करो, ये हो सकता है कि शिवाजी ने किसकी सहायता से स्थायी राज्य की स्थापना की, तो यू हैव टू शिवाजी 1627 से लेकर 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से स्थायी राज्य की स्थापना की। ये जो देशमुख थे ये ब्राह्मण थे। ठीक है, अत्यंत शक्तिशाली कृषक पशुचारक कुंभी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। ठीक है, तो किसके तो योद्धा परिवार कौन से थे? देशमुख के थे, जिसकी सहायता से स्थानीय राज्य की स्थापना की। और कृषि पशुचालक जो कुंभी थे वो मराठों की सेना का मुख्य आधार बन गए। बेटा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, योद्धा परिवार थे, देशमुख थे, और जो पशुचारक थे कुंभी वो मराठों की सेना का मुख्य आधार बने। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन, देखिए अब ध्यान रखिए फिर से, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति किसकी थी? चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा मतलब प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे महाराष्ट्र मराठा की राजधानी बना।
चित्पावन ब्राह्मण क्या कर रहे थे, मतलब उनकी जो सत्ता थी उनके हाथ में रही, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इनको नोट कर लीजिए। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकल कर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना में ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सके, यानी कि जहां खाने पीने का सामान वगैरह ना पहुंच सके। तो यही थी गोरिल्ला युद्ध। अब चौथ क्या था और सरदेशी मुखी क्या था, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। आप लोग देख लीजिए चौथ क्या है। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%, इसको चौथ कहते थे। और सरदेश मुख दक्कन के मुख्य राजस्व संग्रहता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9-10% हिस्सा सरदेश मुखी। चलिए अब देखते हैं, यहाँ कहीं नोट डाउन करने का होगा तो आप इसको नोट करेंगे। 1720 से लेकर 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने शने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी को वसूलने का अधिकार भी मिल गया। हमारी जमीन और हमको ही, ये मुगल काल की बात है बच्चों, है ना। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। मराठा में सम्मिलित नहीं किया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। ये सारे जो है ना, ठीक है, इनको मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था, जितना भी ये ऊपर दिखाया गया ये सब। लेकिन क्या हो रहा था, मराठा प्रभुसत्ता स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण उन अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों के साथ कोई सहायता नहीं मिली। ठीक है, अंततः सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था की तैयारी की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय का अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इनमें सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदार को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, इंदौर होलकर के आश्रयदाता में फूलता फलता रहा। ये मध्य प्रदेश में है। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। ये चंदेरी, वो जो स्त्री 2 में बताया गया वही है क्या? बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया।
ठीक है। अब आते हैं जाट। जाट एक नया शक्तिशाली राज्य बना। चलिए ये रेड वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम जाट से। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया। तो जो जाट थे उनके नेता थे चूड़ामन, नोट कर लीजिए। 1680 के दशक तक आते आते उनके प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे। कौन थे? कृषक थे ये थे। और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य बन के उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिक्कों से लिए और सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई। ये देखिए, ठीक है, ये दीग के महल हैं, ये राजमहल, बंगला, गुंबद। ये जो गुंबद दिख रहा है ना आपको, ये गुंबद। ठीक, चलिए ये थे जाट। जाट के नेता कौन थे? चूड़ामन। ठीक है, और ये कौन थे? कृषक थे। अब आ गई हमारी फ्रांसीसी क्रांति। जब हमारे यहाँ ये सब हो रहा था तो हमारे वहाँ चल रही थी फ्रांस की क्रांति थी। विश्व में एक और क्रांति जिसको कहते हैं हम फ्रांस की क्रांति। इसका में कुछ आता नहीं है, फिर भी इसको फटाफट देखते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी रही थी। अमेरिकी 1776 से लेकर 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक एवं राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों, शिल्पकारों ने पादरीगण तथा अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अधिकार प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति, योग्यता पर निर्भर होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी योग्यता है वैसा आपको अधिकार मिलना चाहिए, जन्मजात नहीं होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों के लिए बननी चाहिए। जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। जनता को सरकार के कार्यों की भूमिका में अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक जड़ पकड़ी। ये था हमारा क्लास 7 की हिस्ट्री फिनिश हो गई। आई होप कि आपने नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए होंगे यहाँ तक। और अब हम चलेंगे इसी की पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी, जो पहले मिल जाएगा उसके तरफ चलेंगे। आप अपने नोट्स रेडी रखिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट। फिर मिलते हैं क्लास 7 की पॉलिटी की या ज्योग्राफी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बाय बाय।